दोस्तों इलेक्ट्रॉन कहता है, क्या कहता है, चलिए जानेंगे क्या कहता है। मुझे आसानी से निकाल दे उसमें वो दम नहीं, मुझे आसानी से निकाल दे उसमें वो दम नहीं, मेरे हौसलों की ताकत इतनी भी कम नहीं। दोस्तों यहां पर इलेक्ट्रॉन के रिमूवल की बात की गई है आइसोलेटेड गैसियस एटम से। ऐसा नहीं है कितनी भी एनर्जी हम आइसोलेटेड गैसियस एटम को प्रोवाइड करेंगे और इलेक्ट्रॉन तक से बाहर आ जाएगा, जी नहीं। सफिशिएंट और मिनिमम एनर्जी हम प्रोवाइड करेंगे तब जाकर ही इलेक्ट्रॉन तक से बाहर आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन मस्ती के साथ बाहर आ पाएगा। आज की सेशन में इलेक्ट्रॉन की इसी मस्ती को हम जानेंगे। इस बेहतरीन सेशन में दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी और आयोनाइजेशन एनर्जी की पूरी कहानी। तो करें फिर स्टार्ट। चलिए आज की शानदार सेशन को स्टार्ट किया जाए आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी की डेफिनेशन से। क्या होगी डेफिनेशन? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। कहां से भाई? वैलेंस शेल ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम। देखिए वहीं पर ही तो इलेक्ट्रॉन लूजली हेल्ड होगा, बाउंड होगा, वहीं से ही निकालना आसान होगा। तो इलेक्ट्रॉन कहां से निकल रहा होगा? वैलेंस शेल से निकल रहा होगा। और आइसोलेटेड गैसियस एटम के केस को हमने यहां पर कंसीडर किया है, आइसोलेटेड गैसियस एटम की बात की है। और इसको जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी खिलाएंगे ताकि इलेक्ट्रॉन टक से बाहर आ जाए, इसे क्या बोला जाएगा? आयोनाइजेशन एंथैल्पी और आयोनाइजेशन एनर्जी। अब सवाल यह है कि गैसियस स्टेट में ही एटम क्यों? सबसे पहला सवाल, कभी सोचा है आपने इसके बारे में? यार गैसियस स्टेट में इसलिए ताकि जो एनर्जी हमने प्रोवाइड की उससे एक ही काम हो, उससे इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हो। ऐसा भी तो हो सकता है अगर सॉलिड लिक्विड स्टेट होती, वैसे यहां नहीं है, अगर होती तो खिलाई गई एनर्जी से क्या पता स्टेट चेंज हो जाए। लेकिन अगर गैसियस स्टेट में है तो वह खिलाई गई एनर्जी कौन सा काम कर रही है? इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रही होगी। ठीक है जी। सॉलिड से लिक्विड स्टेट चेंज हो सकती है, लिक्विड से गैस हो सकती है, लेकिन यहां तो हमारे पास ऑलरेडी गैसियस स्टेट में एटम है तो स्टेट चेंज तो नहीं हो पाएगी। इसलिए यार सॉलिड और लिक्विड स्टेट नहीं ली गई है। अगर सॉलिड और लिक्विड स्टेट में अगर हम एटम्स की बात करेंगे तो हाँ तो यार खिलाई गई एनर्जी से क्या पता स्टेट चेंज हो जाए, कुछ अलग ही काम हो जाए, तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए गैसियस स्टेट में ही एटम को हम कंसिडर कर रहे होंगे ताकि स्टेट चेंज का यहां पर सवाल ही ना हो, नामो निशान ही ना हो। तो इसलिए यार गैसियस एटम की बात की गई है। अब सवाल यह है आइसोलेटेड ही क्यों? अगर दूसरे एटम से यह एटम इन्फ्लुएंस्ड होगा, मतलब अगर बॉन्डिंग में होगा, तो यार हो सकता है जो एनर्जी खिलाई है उस एनर्जी से बॉन्ड ब्रेक हो जाए। ऐसा भी हो सकता है, जी हाँ, बॉन्ड भी ब्रेक हो सकता है। तो यार हमें तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, हम तो बॉन्ड ब्रेक करने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो फिर तो आइसोलेटेड लेना चाहिए। इसलिए यार एटम को दूसरे एटम से इन्फ्लुएंस्ड नहीं लेना चाहिए, हमें आइसोलेटेड लेना चाहिए। हो सकता है उनकी इंटरेक्शन को ओवरकम करने में एनर्जी यूटिलाइज हो जाए, अगर एक से ज्यादा एटम हुए, बॉन्ड ब्रेक करने में यूटिलाइज हो जाए। तो इसलिए हम आइसोलेटेड एटम की बात करेंगे। और गैसियस एटम की क्यों बात करेंगे ये मैं आपको बता चुका हूं। अब देखिए यार जो एनर्जी हम खिलाएंगे वह एनर्जी किस प्रकार से यूटिलाइज होगी। देखिए ये है न्यूक्लियस और ये मान लेंगे वैलेंस शेल है, ठीक है जी, ये वैलेंस शेल है और भी सेल होंगे अंदर, जी हाँ। हम लेकिन इंटरेस्टेड हैं किसमें? वैलेंस शेल में। हम इंटरेस्टेड हैं वैलेंस शेल में, हमें मतलब नहीं है अंदर जो सेल है उनसे, हमें मतलब नहीं है, ठीक है जी। वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच कौन सी फोर्स होगी? अट्रैक्टिव फोर्स होगी। अपोजिटली चार्ज्ड के बीच में अट्रैक्शन ही तो होगी, और क्या होगा? तो देखिए ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा होगा, ये अट्रैक्टिव फोर्स होगी, एफ अट्रैक्टिव, ठीक है जी। अब जो एनर्जी हम इसे खिलाएंगे, मिनिमम एनर्जी जिससे हमारा काम बन जाए, इलेक्ट्रॉन यहां से
बाहर आ जाए। यह मिनिमम एनर्जी आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, जिस इलेक्ट्रॉन यार इजेक्ट हो जाए। देखिए इलेक्ट्रॉन टक से बाहर आ जाए। चलिए भाई, इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया है और यह एनर्जी आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। अगर इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया है, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया है, तो हम इसे क्या नाम देंगे? हम इसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलेंगे। यार इस आयोनाइजेशन एंथैल्पी ने यहां पर क्या किया है? ध्यान देने वाली बात यह है, जो एनर्जी आपने खिलाई है, इस एनर्जी से ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओवरकम होगी। क्या होगी? ओवरकम होगी। मतलब इसके अगेंस्ट, इस अट्रैक्शन के अगेंस्ट वर्क होगा, तभी तो इलेक्ट्रॉन यहां से इजेक्ट हो पाएगा। अगर यार ये अट्रैक्शन, ये न्यूक्लियस का इंफ्लुएंस अगर कम नहीं हो पाया, इसके अगेंस्ट वर्क नहीं हो पाया, तो इलेक्ट्रॉन निकल नहीं पाएगा। मेरे दोस्त, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करना है। इसे ओवरकम करने के लिए एनर्जी खिलाई गई है, और जैसी ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओवरकम हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस को छोड़कर अगर बाहर जाने के लिए रेडी हो जाएगा, मतलब यहां से इजेक्ट होने के लिए रेडी हो जाएगा, न्यूक्लियस के बंधन से मुक्त हो जाएगा, तब जाकर आप बोलेंगे इस एनर्जी को आयोनाइजेशन एनर्जी। नहीं तो यार ऐसा भी हो सकता है, एनर्जी खिलाएं, रीएमिट हो जाए, एब्जॉर्ब होने के बाद क्या हो जाए? रीएमिट हो जाए। ऐसा भी हो सकता है। ठीक है जी, बात समझ आ रही है? तो यहां पर हमें उन सारे प्रोसेसेस को, उन सारे फिनोमिनास को कंसिडर नहीं करना है। हमें बात करनी है एक सिंपल से फिनोमिना की। मिनिमम एनर्जी खिलाई और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओवरकम हुई और इलेक्ट्रॉन टक से बाहर आ गया। इस केस में इस मिनिमम एनर्जी को क्या बोलेंगे? आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलेंगे। आई होप दोस्तों आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। ये कुछ इस प्रकार की प्रोसेस है। एम गैस एनर्जी एब्जॉर्ब करता है प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी, क्या होगा? इससे एम प्लस गैस बनता है, और ये देखिए ये इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। एम प्लस गैस बनेगा तो एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, एटम ने इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट किया होगा। तो इस मिनिमम एनर्जी को हम क्या बोल देंगे? आयोनाइजेशन एनर्जी। मामला क्लियर है? चलें आगे। आयोनाइजेशन एंथैल्पी को किया जाए कैलकुलेट। कैसे किया जाए? हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के केस में यार सबसे पहले हम कैलकुलेशन की बात करेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। देखते हैं आगे अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हुए तो फिर कैसे दिमाग यूज किया जा सकता है, जानेंगे इसकी पूरी कहानी को। पहले देखिए कैलकुलेशन फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज ऐसे स्पीसीज जिनमें यार एक इलेक्ट्रॉन हो। सिंगल इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीसीज ऐसे स्पीसीज जिनमें क्या हो? एक इलेक्ट्रॉन हो, तो हम बोलेंगे हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज हैं। जैसे हीलियम प्लस, लिथियम 2+, बेरिलियम 3+, बोरोन 4+, इन सभी में यार 1 इलेक्ट्रॉन है। तो यहां देखिए हाइड्रोजन की जिस प्रकार से आयोनाइजेशन एंथैल्पी निकालते हैं, उसी प्रकार से इन स्पीसीज की भी आयोनाइजेशन एंथैल्पी आसानी के साथ फाइंड की जाएगी। किसके लिए बात करेंगे? देखिए हम बात करेंगे हाइड्रोजन के लिए, इसके अलावा हीलियम प्लस के लिए, इसके फर्दर आयोनाइजेशन के लिए, लिथियम 2+ के लिए, बेरिलियम 3+ के लिए, बोरोन 4+ के लिए। इसके लिए यार बोर मॉडल को अप्लाई करना होगा। अब आपने अगर बोर मॉडल के लेक्चर को अटेंड नहीं किया है तो जान लीजिए, सुन लीजिए। हमें देखिए ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। एनर्जी ऑफ ऑर्बिट का, nth ऑर्बिट का ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। देखिए इस प्रकार से हमें फॉर्मूला मिलता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इसके अलावा अगर यार डिफरेंट यूनिट में बात करनी हुई तो हम ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, -21.78 इंटू 10⁻⁻19 इंटू Z²/n²। इसके अलावा यार किलो कैलोरी पर मोल यूनिट में अगर एनर्जी को एक्सप्रेस करना है तो देखिए कौन सा फॉर्मूला हम यहां पर यूज करने वाले हैं। इसकी यूनिट क्या है? अगर इस टाइप से फॉर्मूला यूज करेंगे, इसकी यूनिट है जूल पर एटम। अब देखिए किलो कैलोरी पर मोल में एनर्जी को एक्सप्रेस करना हुआ -313.6 इंटू Z²/n², किलो कैलोरी पर मोल। इसके अलावा यार हम यूज कर सकते हैं ये भी
En is equal to -1312 into z square by n square किलो जूल पर मोल। डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स के साथ इस प्रकार से यार हमने एनर्जी के फॉर्मूलाज को इंडिकेट कर लिया है। ये nth ऑर्बिट की एनर्जी के फॉर्मूलाज है, लेकिन यहां पर हम इसको यूज करेंगे क्योंकि यार हम इंटरेस्टेड हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम यूनिट के साथ आयोनाइजेशन एनर्जी की कैलकुलेशन में। तो देखिए En क्या है, ये है एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट। क्या है? एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट। nth ऑर्बिट की एनर्जी है। देखिए अगर फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से बंधन से इलेक्ट्रॉन को मुक्त करना है तो कहां लेकर जाना होगा? इनफाइनाइट डिस्टेंस अपार्ट। यानी मैं बात कर रहा हूं आपसे इस प्रकार से कि ये अगर n इज इक्वल टू 1 है, n इज इक्वल टू 1 है, और ये देखिए बहुत दूर क्या है, ये है n इज इक्वल टू इंफिनिटी। मामला क्लियर है? हमें देखिए n इज इक्वल टू इंफिनिटी तक इलेक्ट्रॉन को लेकर जाना है। अब इलेक्ट्रॉन कहां है? यहां है। मुझे लगता है इस एनर्जी गैप के इक्वल एनर्जी हमें प्रोवाइड करनी होगी, तब जाकर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा पाएगा। इस एनर्जी गैप के इक्वल हमें इसको एनर्जी खिलानी होगी, तभी जाकर ये गैप कवर हो पाएगा। ये लीजिए एनर्जी पैकेट हमने खिला दिया है इस एनर्जी गैप के इक्वल। ये एनर्जी गैप कितना है? कितना है ये एनर्जी गैप? ये एनर्जी गैप यार कवर होगा तभी जाकर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप कर पाएगा, मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस अपार्ट जा पाएगा, यानी एटम से दूर जा पाएगा, यानी एटम आयोनाइज हो पाएगा। तो यार इस केस में एनर्जी गैप कितना है ये देखने वाली बात है। ये एनर्जी गैप डेल्टा ई है, यानी ये है ई इंफिनिटी माइनस E1, ई इंफिनिटी माइनस E1, और इस एनर्जी गैप के इक्वल ही एनर्जीज को खिलाई गई है। तो देखिए ई इंफिनिटी कितना होगा? अगर यहां पर n को इंफिनिटी पुट करते हैं तो समथिंग बाय इंफिनिटी क्या मिलता है? 0 मिलता है। n को 1 पुट करने पर क्या मिलता है? E1 कितना मिलता है? -13.6 इंटू जेड स्क्वेयर बाय 1 स्क्वेयर। एक माइनस डिफरेंस के लिए पहले है, और देखिए E1 की यहां पर इस प्रकार से इस फॉर्मूला से वैल्यू पुट कर रहे होंगे तो एक माइनस यहां है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, यानी एनर्जी गैप मिलता है +13.6 इंटू जेड स्क्वेयर बाय 1 स्क्वेयर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जी हाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी यूनिट होगी। और यार इस एनर्जी गैप के इक्वल अगर एनर्जी खिलाई गई है तो इस एनर्जी को आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोल देंगे। वेरी नाइस, चमक गया? अरे क्या आपको ये चमक गया? वेरी नाइस। देखिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्पीसीज के लिए Z क्या होगा? डिफरेंट होगा। जैसे इसके लिए क्या होगा? 1 होगा, इसके लिए Z क्या होगा? 2, इसके लिए Z 3, इसके लिए Z 4, इसके लिए Z 5। यानी इनके फर्दर आयोनाइजेशन के लिए हमें देखिए यहां से Z की वैल्यू पुट करने पर इन हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी मिल जाएगी। वेरी नाइस। क्या फॉर्मूला हमें यहां से मिल पाया है? हमें यार यहां से फॉर्मूला ये मिल पाया है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज इक्वल टू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर। हमें यहां से यार ये फॉर्मूला मिल पाया है। जेड की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हम पुट करेंगे और हमें यार शानदार रिजल्ट्स मिल जाएंगे हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए। दिस फॉर्मूला, दिस रिजल्ट इज एप्लीकेबल, दिस फॉर्मूला is applicable for species containing single electron। ऐसे स्पीसीज जिनमें सिंगल इलेक्ट्रॉन है उनके लिए यार ये फॉर्मूला हम शानदार फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। अब आप सोच रहे होंगे, धर्म संकट में आप आ गए होंगे कि यार अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हुए तो क्या होगा, सोच रहे हैं ना आप? तो देखिए फॉर एटम्स कंटेनिंग मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन, फॉर एटम्स कंटेनिंग मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन, एटम्स कंटेनिंग मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन, more than 1 electron, we can apply
another formula we can apply modification in given formula. इस फॉर्मूला में मॉडिफिकेशन अप्लाई करनी होगी. कौन सी मॉडिफिकेशन? यार एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन को भी कंसीडर करना होगा. मतलब न्यूक्लियस का जो चार्ज है जो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए होगा, ये कंप्लीट चार्ज यहां पर देखिए इफेक्टिव नहीं होगा. यहां पर देखिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फाइंड करना होगा. तो मॉडिफिकेशन यही है यार, Z को रिप्लेस किया जाएगा. Z इज रिप्लेस्ड बाय Z इफेक्टिव. एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हुए तो Z को Z इफेक्टिव से रिप्लेस कीजिए. आपको शानदार अंदाज में यहां रिजल्ट मिल जाएगा. क्या रिजल्ट मिल जाएगा? देखिए एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीसीज के लिए रिजल्ट ये मिलेगा. आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज इक्वल टू 13.6 इंटू Z इफेक्टिव रेज टू पावर 2. अरे वाह, वेरी नाइस. इसको कर लेंगे अप्लाई. जी हाँ, यूनिट क्या होगी ये याद रखें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, पर एटम. ठीक है जी, पर एटम. इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम ये यूनिट होगी. यूनिट का आप ख्याल रखेंगे. अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स में बात करनी है तो जहां पर देखिए 13.6 है, इसको रिप्लेस कर दें इससे, तो जूल पर एटम यूनिट में बात की जा सकती है. इसको यार 313.6 से रिप्लेस कर दें, किलो कैलोरी पर मोल में बात की जा सकती है. इसको इससे रिप्लेस कर दें तो किलो जूल पर मोल यूनिट के साथ बात की जा सकती है. आई होप ऐसी मॉडिफिकेशन की अगर जरूरत हुई तो आप ऐसी मॉडिफिकेशन खुद से ही कर लेंगे. चलिए भाई, वेरी नाइस. आगे चलते हैं, आगे चलते हैं. आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज ऑलवेज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस. एंडोथर्मिक का क्या मीनिंग है? व्हाट डू यू मीन बाय एंडोथर्मिक? एंडोथर्मिक का यार मीनिंग है एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड. इसका क्या मीनिंग है? एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस, ड्यूरिंग द प्रोसेस. देखिए एम गैस को आयोनाइज किया, एनर्जी खिलाई. एम गैस को आयोनाइज किया, एनर्जी खिलाई. ये देखिए एनर्जी पैकेट है, खिलाया. एम प्लस गैस की फॉर्मेशन हुई और यहां से देखिए इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो पाया. अगर एनर्जी खिलाई है तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करवाया गया है. खिलाई का मतलब यही होगा, एनर्जी को क्या करवाया गया है? एब्जॉर्ब करवाया गया है. तो एनर्जी एब्जॉर्ब्ड को यार इस प्रकार से डेल्टा एच के पॉजिटिव साइन से इंडिकेट किया जाएगा. एनर्जी एब्जॉर्ब्ड को डेल्टा एच के पॉजिटिव साइन से इंडिकेट किया जाएगा, यानी ये प्रोसेस होगी एंडोथर्मिक. एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, प्रोसेस क्या होगी? एंडोथर्मिक. एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए डेल्टा एच का साइन देख लें कैसा होगा, पॉजिटिव होगा. याद रखेंगे इसे, वेरी गुड. चलिए इसके बाद हम जानेंगे सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी को. द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव सेकंड, थर्ड, fourth electron from cations after removal of first electron are called successive ionization energies. देखिए एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव किया जाए, पहले इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के बाद, तो हमें इस प्रकार से देखिए कैटायन मिल रहे होंगे. एम गैस से सबसे पहले मिल पाया एम प्लस गैस. सक्सेसिव आयोनाइजेशन के केस में देखिए एक के बाद अगर एक आयोनाइजेशन हमें करवाना है, पहले आयोनाइजेशन के जस्ट बाद इस प्रकार से हो पाएगा. M2 प्लस गैस मिल पाएगा. इसके बाद देखिए M3 प्लस गैस मिल पाएगा. इसके बाद देखिए M4 प्लस गैस मिल पाएगा. तो इस टाइप के आयोनाइजेशन को बोला जाएगा यार सक्सेसिव आयोनाइजेशन. एक इलेक्ट्रॉन के लॉस के बाद एक के बाद हमें एक क्या करना है? आयोनाइजेशन करना है, यानी इलेक्ट्रॉन का लॉस करवाना है. इसके लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी, एनर्जी डिमांड होगी, उनको पूरा करेंगे. एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन यार इस प्रकार से यहां से रिमूव हो पाएगा. बिल्कुल हो पाएगा जी. चलिए दोस्तों इसके बाद बात करते हैं सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज की. किस प्रकार से? देखिए फॉर एन एटम कैपिटल एम सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज
आर एज फॉलोज। देखिए किस प्रकार से होंगी सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज। आइसोलेटेड गैसियस एटम कैपिटल एम हमारे पास है, यहां से देखिए इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, एम प्लस गैस की फॉर्मेशन हुई। इसके लिए देखिए डेल्टा एच IE1 होगी आयोनाइजेशन एनर्जी। अब सेकेंड स्टेप पर देखिए यहां से इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, एम प्लस गैस से इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, इस प्रकार से M2 प्लस गैस की फॉर्मेशन होगी। यहां देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी IE2 होगी। आगे देखिए थर्ड स्टेप पर यहां से इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। इसी प्रकार से तो यार सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज की बात कर पाएंगे, एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, तो M3 प्लस गैस बनेगा और इसके लिए डेल्टा एच IE3 होगी आयोनाइजेशन एनर्जी, ये होगी आपके सामने है। आगे देखिए M3 प्लस गैस, M3 प्लस गैस से यार इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, M4 प्लस गैस की फॉर्मेशन हुई और इसके लिए जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी स्टेप नंबर 4 के लिए I4 होगी एंड सोन। ठीक है जी, इस खाने को आगे यूं ही बढ़ाया जा सकता है, लेकिन यार कहीं तो रोकना होगा, मैंने यहां पर रोक लगा दी है। अब आगे देखिए, आगे एक शानदार पॉइंट आपको नोट करना है, हो सकता है एग्जाम में पॉइंट आपको देखने को मिल जाए। क्या है ये पॉइंट? आफ्टर रिमूवल ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन Z इफेक्टिव इंक्रीजेस, Z इफेक्टिव इंक्रीजेस। Z इफेक्टिव कैसे इंक्रीज होगा भाई? देखिए Z इफेक्टिव क्या है? Z माइनस सिग्मा, अगर सिग्मा डिक्रीज हुआ तो Z इफेक्टिव इंक्रीज हो जाएगा। अब सवाल ये सिग्मा कैसे डिक्रीज होगा, आइए मेरे साथ। तो देखिए इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन अगर डिक्रीज हो रही है, सिग्मा डिक्रीज हो रहा है, तो Z इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने से न्यूक्लियस ज्यादा फोर्स के साथ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच पाएगा। अगर खींच पाएगा तो न्यूक्लियस के इस बंधन से मुक्त करने के लिए, न्यूक्लियस की ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से मुक्त करने के लिए ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो हम यार यहां पर बोल पाएंगे दिस अकाउंट्स फॉर progressive increase in ionization एनर्जी। ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रॉन के लॉस के बाद Z इफेक्टिव तो होगा इंक्रीज। अगर Z इफेक्टिव हर स्टेप पर इंक्रीज हो रहा होगा तो यार आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी इंक्रीज हो रही होगी। ये पॉइंट क्लियर है? तो मुझे लगता है हर स्टेप पर Z इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है, सिग्मा डिक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज हो रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, तो यार नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज हो रहे हैं, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कम हो रही है, सिग्मा कम हो रहा है। तो इस केस में हम क्या बोल पाएंगे? हम बोल पाएंगे Z इफेक्टिव इंक्रीज होगा। अगर सिग्मा डिक्रीज होगा तो यार Z इफेक्टिव इंक्रीज होगा। अगर Z इफेक्टिव इंक्रीज होगा तो IE भी इंक्रीज होगी हर स्टेप पर। तो देखिए इस प्रकार से हम ये कंक्लूड कर पाएंगे IE अगर हर स्टेप पर इंक्रीज होगी तो I4 ज्यादा होगी, I3 इसे कम होगी, I2 और कम होगी, I1 आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1 ये सबसे कम होगी। तो इस प्रकार से यार हाइयर आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? ज्यादा होगी। आई होप आपने इस पॉइंट को भी नोट कर लिया होगा। अगर यार आपने इस पॉइंट को नोट कर लिया है, चलिए इसके बाद बात करें फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन पोटेंशियल की। कौन कौन से फैक्टर्स यार आयोनाइजेशन एंथैल्पी को अफेक्ट कर रहे होंगे? देखिए एटॉमिक साइज फैक्टर नंबर 1 आपके सामने। लार्जर द एटॉमिक साइज स्मॉलर इज द आयोनाइजेशन पोटेंशियल। यार इस प्रकार से रेडियस अगर ज्यादा होगा, न्यूक्लियस से वैलेंस सेल तक का जो डिस्टेंस है, वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन तक का जो डिस्टेंस है, अगर ये आर डिस्टेंस ज्यादा होगा, आर ज्यादा होगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस और वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होगी? एफ अट्रैक्शन कम होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी।
अगर यार ये डिस्टेंस कम हुआ, न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच ये डिस्टेंस क्या हुआ, ये इसका रेडियस क्या हुआ, कम हुआ, तो ऐसे केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, ज्यादा होगी, एफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी। या न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन है तो न्यूक्लियस के चंगुल में ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस से दूर इलेक्ट्रॉन है तो न्यूक्लियस के चंगुल में कम होगा। अरे जो कूलम्बिक फोर्स है यार डिस्टेंस डिपेंडेंट है, डिस्टेंस ज्यादा होगा इसका मैग्नीट्यूड कम होगा, डिस्टेंस कम होगा तो ज्यादा स्ट्रोंगली न्यूक्लियस खींच पाएगा, कूलम्बिक फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। आई होप आपने इस पॉइंट को अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अगर यार आपने इस पॉइंट को अंडरस्टैंड कर लिया है तो यहां पर इस पॉइंट को नोट कर लें, इफ इलेक्ट्रॉन इज अवे फ्रॉम न्यूक्लियस then force of attraction is less, hence electron can be easily removed। अगर यार F attraction कम है, इलेक्ट्रॉन दूर है, तो इस इलेक्ट्रॉन को जल्दी निकाला जा सकता है, क्योंकि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर कम है तो कम एनर्जी प्रोवाइड करने पर ही ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के बंधन से मुक्त हो पाएगा, मतलब आसानी के साथ इजेक्ट हो पाएगा। यहां तो यार न्यूक्लियस के चंगुल में ज्यादा है क्योंकि न्यूक्लियस के पास है, न्यूक्लियस का बंधन क्या है इस केस में, स्ट्रोंग है, तो इस केस में क्या होगा यार, इस केस में यार ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी होगी, तब जाकर इसको यहां से मुक्ति मिल पाएगी, ये आजाद हो पाएगा और ये इजेक्ट हो पाएगा। यानी रेडियस कम है, साइज छोटा है, रेडियस कम है, साइज छोटा है, ऐसे केस में आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। यहां से हमने ये अंडरस्टैंड किया। देखिए यार ये न्यूक्लियस के पास रेडियस कम है, साइज छोटा है, ऐसे केस में, ऐसे हालात में हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे यार ज्यादा एनर्जी डिमांड है इसकी, ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तब जाकर इसको यहां से मुक्ति मिल पाएगी, तब जाकर यहां से इजेक्ट हो पाएगा, यहां से रिमूव हो पाएगा। यानी आर कम है, साइज छोटा है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है, साइज के साथ आयोनाइजेशन एंथैल्पी डायरेक्टली रिलेटेड हुई या फिर यार इनवर्सली रिलेटेड हुई। नोट कर लो यार इस प्रकार से, मुझे लगता है साइज के साथ आयोनाइजेशन एंथैल्पी, एटॉमिक रेडियस के साथ आयोनाइजेशन एंथैल्पी इनवर्सली रिलेटेड हुई। एग्जांपल्स देखना चाहेंगे, आइए एग्जांपल्स की बात की जाए। अगर यार आप एग्जांपल्स देखना चाहेंगे, कुछ प्यारे प्यारे से एग्जांपल्स आपके सामने हैं। देखिए हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, ये मैंने ग्रुप 1 की मेंबर्स की बात की। नीचे मूव करने पर एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगे, एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा, रेडियस इंक्रीज होगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इसके साथ इनवर्सली रिलेटेड है तो ये डिक्रीज होगी। यानी इस प्रकार से यार आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड आपको मिल रहा होगा। सिमिलर ट्रेंड आपको यार यहां भी मिल पाएगा। देखिए कहां, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, रेडोन, यहां भी यार सिमिलर ट्रेंड मिल रहा होगा। नीचे मूव करने पर साइज इंक्रीज होगा, रेडियस इंक्रीज होगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी। न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन का निकलना आसान होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच कम मिल रही होगी अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जा रहा होगा तब, तो यार लेसर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। अगर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर है, तो यार कम एनर्जी प्रोवाइड करने पर इलेक्ट्रॉन यहां से इजेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से नीचे मूव करने पर साइज इंक्रीज हो रहा होगा, रेडियस इंक्रीज हो रहा होगा, तो यार आयोनाइजेशन एंथैल्पी तो साइज के साथ इनवर्सली रिलेटेड है, तो इस प्रकार से आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो रही होगी। आई होप आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। इसके बाद देखिए सिमिलर ट्रेंड फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के केस में आपको मिल रहा होगा। नीचे मूव करेंगे, साइज इंक्रीज कर रहा होगा, रेडियस इंक्रीज कर रहा होगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज कर रही होगी। देख लो भाई, सिमिलर ट्रेंड आपको
ऑक्सीजन फैमिली में भी मिल रहा होगा। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, यहां भी यार सिमिलर ट्रेंड आपको मिल रहा होगा। नीचे मूव करने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो रही होगी। देखिए साइज इंक्रीज कर रहा है, रेडियस इंक्रीज कर रहा है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है। सिमिलर ट्रेंड आपको यार नाइट्रोजन फैमिली में भी मिल रहा होगा। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, यहां भी यार सिमिलर ट्रेंड मिल रहा होगा। नीचे मूव करने पर साइज इंक्रीज करता है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करती हैं, रेडियस इंक्रीज करता है। और यार आयोनाइजेशन एनर्जी की बात की जाए तो इसके साथ ये इनवर्सली रिलेटेड है, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी, इस प्रकार से डिक्रीज होगी। ठीक है, नोट कर लिया। कार्बन फैमिली और बोरोन फैमिली में यार एक्सेप्शन मिलते हैं, इनको अलग से देख लेंगे, टेंशन मत लीजिए, इनको हम अलग से देख लेंगे। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जेड इफेक्टिव, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अगर यार इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हुआ तो न्यूक्लियस ज्यादा फोर्स से वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा, मतलब उस इलेक्ट्रॉन की मुक्ति के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच यार ज्यादा होगी, मतलब ज्यादा एनर्जी डिमांड रहेगी उस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए। यानी आयोनाइजेशन एंथैल्पी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होगी, जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा, और जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा, न्यूक्लियस ज्यादा फोर्स से खींच रहा होगा, इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से मुक्ति दिलाने हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करना है, तो यार ऐसे केस में ज्यादा एनर्जी डिमांड होगी। डाउन द ग्रुप मूव करने पर आप जानते हैं साइज इंक्रीज होगा, और साइज इंक्रीज होगा तो यार साइज का आयोनाइजेशन एंथैल्पी के साथ कैसा रिलेशन है, इनवर्सली रिलेटेड है दोनों, तो यार साइज इंक्रीज होगा तो डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी, और लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा तो यार आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, स्क्रीनिंग इफेक्ट के साथ यार आयोनाइजेशन एनर्जी का क्या लेना देना है आप ये जानते हैं। आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू जेड इफेक्टिव, और जेड इफेक्टिव यार सिग्मा के साथ इनवर्सली रिलेटेड है, तो यहां से रिलेशन आ जाएगा। ये सिग्मा के साथ इनवर्सली रिलेटेड कैसे, जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा, सिग्मा की वैल्यू ज्यादा हुई जेड इफेक्टिव डिक्रीज होगा। ये देखिए जेड इफेक्टिव सिग्मा के साथ इनवर्सली रिलेटेड है। अगर यार आयोनाइजेशन एंथैल्पी जेड इफेक्टिव के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है और जेड इफेक्टिव सिग्मा के साथ इनवर्सली रिलेटेड है, तो यार यहां से आप क्या बोल पाएंगे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी सिग्मा के साथ देखिए इनवर्सली रिलेटेड होगी। देखिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी सिग्मा के साथ स्क्रीनिंग इफेक्ट के साथ इनवर्सली रिलेटेड होगी। आई होप आपने मैथमेटिकली इस प्रकार से इसको देख लिया होगा। अब देखिए यार स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड सबसेल पर किस प्रकार से आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड करती है। हाफ फिल्ड P3 D5 F7, ये देखिए हाफ फिल्ड है, P में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, यहां 3 है, D में 10 आ सकते हैं, यहां 5 है, F में 14 आ सकते हैं, यहां 7 है, और देखिए फुली फिल्ड S2 P6 D10 F14 आर मोर स्टेबल देन इनकम्प्लीटली फिल्ड सबसेल, ये ज्यादा स्टेबल होते हैं। हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड की स्टेबिलिटी यार ज्यादा मिलती है, हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड की स्टेबिलिटी क्या मिलती है, ज्यादा मिलती है, किससे, इनके इनकम्प्लीटली फिल्ड सबसेल से। इन सबसेल की स्टेबिलिटी क्या मिलती है, ज्यादा मिलती है। सो इट रिक्वायर्स मोर एनर्जी। अगर यार इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा है तो यहां से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी डिमांड होगी, रिक्वायरमेंट होगी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी इन केसेस में जहां पर सबसेल की हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, वहां देखिए यार ज्यादा होगी आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्या इसकी वजह से एक्सेप्शन आ पाएंगे, क्या इसकी वजह से ब्रेक पॉइंट्स आ पाएंगे? जी हां आ पाएंगे। ध्यान से देखिए, इस प्रकार से लेफ्ट टू राइट मूव करने पर लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और यहां क्या होगा, नियोन होगा। लेफ्ट टू राइट मूव करने पर देखिए थर्ड पीरियड में सोडियम, यहां कौन होगा,
मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, और यहां कौन होगा, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, यहां देखिए सल्फर, क्लोरीन, यहां कौन होगा, आर्गन होगा। ध्यान से देखिए, दो जगह यार ब्रेक पॉइंट्स मिलते हैं। कहां मिलते हैं, यहां मिलता है और यहां मिलता है। क्यों मिलता है, क्योंकि यार इनकी कॉन्फ़िगरेशन NH2, इनकी कॉन्फ़िगरेशन है NH2 NP3। ये मैंने जनरल वैलेंस सेल की कॉन्फ़िगरेशन यहां पर इंडिकेट की है। यार फुली फिल्ड सबसेल तो यहां भी है, लेकिन यहां इसकी वजह से कोई ब्रेक पॉइंट नहीं आएगा, कोई आयोनाइजेशन एंथैल्पी के ट्रेंड में कोई चेंज नहीं आएगा, यहां पर कोई एबनॉर्मल चेंज नहीं आएगा। लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होनी चाहिए, और मैक्सिमम यार इन रिस्पेक्टिव पीरियड्स में, ठीक है ना, सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड में नियोन और आर्गन की मिलती है। तो यहां इनकी कॉन्फ़िगरेशन इस प्रकार से जरूर है NH2 NP6 फुली फिल्ड, लेकिन यार जो नॉर्मल ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग ही यहां पर मैक्सिमम आयोनाइजेशन एंथैल्पी मिल रही है। लेफ्ट टू राइट, ध्यान से देखिए, लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव क्या होगा, इंक्रीज होगा। आप जानते हैं कैलकुलेशन हो चुकी, जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी इंक्रीज होनी चाहिए। लेकिन यहां और यहां लोचा मिलता है, ये यहां नहीं मिल पाएंगे, ये यहां नहीं मिल पाएंगे, ये यहां नहीं मिल पाएंगे। पहले तो ये देखिए लोचा क्यों मिलता है। लोचा इसलिए मिलता है क्योंकि यार ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। जेड इफेक्टिव के अकॉर्डिंग तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी यहां से यहां इंक्रीज होनी चाहिए थी, बात बिल्कुल सही है, लेकिन यार कॉन्फ़िगरेशन की स्टेबिलिटी भी तो मायने रखती है। इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ये फुली फिल्ड एस है, ये हाफ फिल्ड पी है, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो यार जेड इफेक्टिव के अकॉर्डिंग तो ये ट्रेंड लग रहा है, लेकिन इसकी हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होगी, इसकी फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होगी। यार इलेक्ट्रॉन के निकलने को रेजिस्ट कर रहे होंगे, इस कॉन्फ़िगरेशन की स्टेबिलिटी की वजह से इलेक्ट्रॉन के निकलने को क्या कर रहे होंगे, रेजिस्ट कर रहे होंगे। मतलब इस सबसेल में अगर यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन हो और ये हाफ फिल्ड है, ये नहीं चाहेगी इलेक्ट्रॉन यहां से निकले, ये रेजिस्ट कर रही होगी। इस सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ये फुली फिल्ड है, इसमें मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, ये नहीं चाहेगी यहां से इलेक्ट्रॉन निकले, ये रेजिस्ट कर रही होगी। तो यार इन केसेस में एनर्जी डिमांड क्या हो जाएगी, एनर्जी डिमांड ज्यादा हो जाएगी। और कितनी ज्यादा हो जाए, इतनी ज्यादा हो जाएगी, ये एक प्लेस आगे शिफ्ट हो जाएंगे। कितनी ज्यादा हो जाएगी, ये एक प्लेस आगे शिफ्ट हो जाएंगे। या नहीं, ये कहना चाहूंगा जो एक्चुअल ऑर्डर आपको मिल रहा होगा उस एक्चुअल ऑर्डर में एल्यूमिनियम से आगे मैग्नीशियम निकल जाएगा, बोरोन से आगे बेरिलियम निकल जाएगा। इस ऑर्डर में बेरिलियम यहां मिल रहा होगा, मैग्नीशियम यहां मिल रहा होगा, और यहां देखिए ऑक्सीजन से आगे कौन निकल जाएगा, नाइट्रोजन। सल्फर से आगे कौन निकल जाएगा, फॉस्फोरस। बाकी यार ट्रेंड ऐसा ही मिल रहा होगा। अब यहां देखिए, यहां तो ऐसे भी जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है, और ये नोबल गैसेस के केस में आप देख पाएंगे यहां फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, पी सबसेल फुली फिल्ड है। अगर ऐसा है तो यार वैसे भी लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है, इनकी क्या मिल जाएगी, मैक्सिमम मिल जाएगी। ये भी रजिस्ट कर रही होगी इलेक्ट्रॉन के लॉस को, यानी वैसे भी ट्रेंड के अकॉर्डिंग भी लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होनी चाहिए थी, और ये भी स्टेबल है। तो यहां क्या मिलती है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी मैक्सिमम मिलती है। एक पर्टिकुलर पीरियड में नोबल गैस की आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या मिल रही होगी, मैक्सिमम मिल रही होगी। तो इस प्रकार से यार यहां नियोन की मैक्सिमम होगी और यहां यार आर्गन की मैक्सिमम होगी। तो इस प्रकार का ट्रेंड आपको मिल पाएगा। ठीक है, नोट कर लिया है, क्या आपने इसे नोट कर लिया है, नोट कर लो। कहां कहां पर देखिए ब्रेक पॉइंट्स मिल रहे होंगे, मैग्नीशियम यहां मिल रहा होगा, बेरिलियम यहां मिल रहा होगा, बोरोन से आगे निकल जाएगा, ये एल्यूमिनियम से आगे निकल जाएगा, ये ऑक्सीजन से आगे निकल जाएगा, ये सल्फर से आगे निकल जाएगा, और ये कहीं आगे नहीं निकलेंगे, ये यहीं पर ही मिलेंगे। आगे और कहां निकलेंगे यार, बोर्ड से बाहर थोड़ी निकलेंगे। ये देखिए यार, एडवर्टीजमेंट और एक्चुअल केस। एडवर्टीजमेंट में इतना बड़ा बर्गर दिखाते हैं, यूं मतलब इंसान मुंह फाड़ कर देखने लगता है, अरे भूख लग गई है,
इतना सब कुछ मिलेगा खाने को, ऑर्डर करने के बाद ये मिलता है। ठीक है जी, मतलब एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। इसके बाद देखिए यार, एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। यहां देखिए, ग्रुप 14 मेंबर्स को आप जानते होंगे, ग्रुप 14 मेंबर्स को, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, जानते हैं। डाउन द ग्रुप मूव करने पर आप जानते हैं साइज होगा इंक्रीज, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होनी चाहिए। एक्सपेक्टेड ये है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होनी चाहिए, क्योंकि साइज के साथ यार आयोनाइजेशन एंथैल्पी इनवर्सली रिलेटेड है। ये ऑर्डर मिलना चाहिए, लेकिन क्या ये एक्चुअल ऑर्डर होगा? जी नहीं, ये एक्चुअल ऑर्डर बिल्कुल नहीं होगा। रियलिटी कुछ और है। रियलिटी क्या है? देखिए, रियलिटी ये है कि यहां पर लेड के केस में 4F इन्वॉल्व है, 4F इन्वॉल्व है, जिसका पुअर स्क्रीनिंग और शिल्डिंग इफेक्ट होगा। यानी इस केस में जेड इफेक्टिव होगा ज्यादा, जेड इफेक्टिव होगा ज्यादा। तो ऑर्डर क्या मिलता है? ऑर्डर यार ये मिलता है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, और इसके बाद लेड होगा, और लास्ट में कौन होगा? टिन होगा। लेड ऊपर क्यों शिफ्ट हो गया है? 4F की इन्वॉल्वमेंट की वजह से, जिसका पुअर स्क्रीनिंग शिल्डिंग इफेक्ट है, इसके इन्वॉल्व होने की वजह से जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो यार मैं आपको इतना ही बताना चाहूंगा, नीचे मूव करने पर साइज इंक्रीज हो रहा है, अगर साइज इंक्रीज हो रहा है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी। और यहां पर एक्सेप्शन देखने को मिलता है, ये किस वजह से है? ये 4F की इन्वॉल्वमेंट की वजह से है। यहां देखिए, ये डिक्रीमेंट इस वजह से हो पाया है क्योंकि साइज इंक्रीज हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी। और लेड एक स्टेप ऊपर इसलिए शिफ्ट हो पाया है क्योंकि इस केस में 4F इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से जेड इफेक्टिव क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, टिन सबसे लास्ट में होगा। अगर आप प्रैक्टिकल डेटा देखना चाहें तो यहां से प्रैक्टिकल डेटा को आप देख पाएंगे। देखिए, टिन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी इतनी है और लेड की इतनी है। लेड कहां चला गया? लेड यहां चला गया, टिन से ऊपर चला गया। और यार ऐसा एबनॉर्मल ट्रेंड और कहीं देखने को नहीं मिल रहा है कार्बन फैमिली के बाद। इधर जाकर देखिए, लेकिन अगर आप इधर देखेंगे तो यहां भी यार कमाल आपको दिखाई देगा। देखिए, थैलियम के आयोनाइजेशन एंथैल्पी को ध्यान से देखिए, थैलियम के आयोनाइजेशन एंथैल्पी को ध्यान से देखिए, और इसके अलावा गैलियम के आयोनाइजेशन एंथैल्पी को ध्यान से देखिए। थैलियम और गैलियम के आयोनाइजेशन एंथैल्पी को ध्यान से देखते रहिए, मजा आएगा आपको। देखिए, एक्सपेक्टेशन क्या कहती है? एक्सपेक्टेशन ये कहती है बोरोन फैमिली में नीचे जाएंगे, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम नीचे जाएंगे। तो यार एक्सपेक्टेशन ये कहती साइज क्या होगा? नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होने की वजह से साइज इंक्रीज होगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी, इस प्रकार से डिक्रीज होगी। लेकिन 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 ऐसा नहीं होगा। रियलिटी कुछ और ही है। रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है, सबसे ऊपर मिलता है बोरोन, फिर कौन मिलता है? फिर यार थैलियम मिलता है। अरे थैलियम यहां तो देखिए, एक्सपेक्टेशन में तो यहां था और रियलिटी में यहां है। आगे देखिए, इसके बाद गैलियम मिलता है। अरे गैलियम तो यहां था, यहां गैलियम यहां है। इसके बाद देखिए, इसके बाद होगा एल्यूमिनियम और इसके बाद होगा इंडियम। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां क्यों शिफ्ट हो गया है, क्योंकि यार इसमें 4F इन्वॉल्व है। अब 4F इन्वॉल्व होने की वजह से कितना इफेक्ट लग रहा होगा, कितना जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो पाएगा, ये आप देखकर नहीं बता पाएंगे। इसका कितना इफेक्ट लग रहा होगा, कितना जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो पाएगा, ये आप देखकर नहीं बता पाएंगे। और पहली बार यार 4F किसी पी ब्लॉक के मेंबर के केस में इन्वॉल्व हुआ है, पार्टिसिपेट किया है 4F ने, तो इसका इफेक्ट ज्यादा लग रहा है। यहां देखिए, तो बोरोन के बाद थैलियम मिलता है। ठीक है, और यहां देखिए, पहली बार गैलियम के केस में किसी पी ब्लॉक मेंबर में डी सब सेल क्या हुई है? इन्वॉल्व हुई है। यानी इसका भी पुअर स्क्रीनिंग और शिल्डिंग इफेक्ट है, जिसकी वजह से गैलियम देखिए यहां मिलता है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी के ऑर्डर में कहां मिलता है? यहां मिलता है। जेड इफेक्टिव इसका ज्यादा एक्सटेंट में इंक्रीज हुआ है। 4F का स्क्रीनिंग और शिल्डिंग इफेक्ट और पुअर मिलता है, 3D से भी पुअर मिलता है। तो जेड इफेक्टिव गैलियम से क्या होगा? इसका गैलियम से
ज्यादा होगा। तो यार गैलियम से ज्यादा एक्सटेंड में अगर इसका जेड इफेक्टिव मिल रहा होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मिल रहा होगा, तो इस केस में आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या मिल पाएगी आपको, आपको ज्यादा मिल पाएगी थैलियम के केस में। नो डाउट यहां पर भी पुअर स्क्रीनिंग और शिल्डिंग इफेक्ट 3D का मिलता है और 3D पार्टिसिपेट कर रही है, तो यहां भी देखिए एबनॉर्मल ट्रेंड देखने को मिलता है। क्लियर है, इसका जेड इफेक्टिव भी बाकी मेंबर्स के कंपैरिजन में क्या होगा, ज्यादा होगा, इसलिए गैलियम यहां मिलता है। आगे देखिए, आगे तो यार साइज के अकॉर्डिंग यहां पर आंसर किया गया है। नीचे मूव करने पर साइज इंक्रीज कर रहा होगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज कर रही होगी। नीचे मूव करने पर देखिए इस प्रकार से आंसर किया गया है, किसके अकॉर्डिंग, साइज के अकॉर्डिंग आंसर किया गया है। चलें आगे, अगर यार ये कहानी आपने अंडरस्टैंड कर ली है तो आगे चलते हैं। आगे यार लास्ट एक्सेप्शन की बात करनी है। देखिए ट्रांजिशन सीरीज में कोई मेंबर एक पर्टिकुलर ग्रुप में जो ट्रांजिशन सीरीज 1 से बिलोंग कर रहा है उसको मैंने TS1 से इंडिकेट किया। पूरे ग्रुप की बात करनी है, जो ट्रांजिशन सीरीज 2 से बिलोंग कर रहा है इसको मैंने TS2 से इंडिकेट किया। जो ट्रांजिशन सीरीज 3 से बिलोंग कर रहा है एक पर्टिकुलर ग्रुप में, तो इसको मैंने TS3 से इंडिकेट कर लिया है। तो नीचे मूव करने पर एक्सपेक्टेशन क्या है, साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। एक्सपेक्टेशन तो यही है, साइज इंक्रीज होना चाहिए, साइज इंक्रीज होना चाहिए। अगर साइज इंक्रीज होगा तो यार आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आयोनाइजेशन एंथैल्पी साइज इंक्रीज होने की वजह से ऐसा लग रहा है, साइज इंक्रीज होगा कि नहीं होगा बात करेंगे इसकी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी इस प्रकार से डिक्रीज होनी चाहिए, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए। लेकिन 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 ऐसा होगा नहीं, ये इनकरेक्ट है। ये तो यार एक्सपेक्टेशन है, रियलिटी तो कुछ और ही है। रियलिटी क्या है, जल्दी से 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज के मेंबर्स को लिखिए, लिखिए जल्दी से। साइंस टीचर, वेरी क्रूअल, मांगे फेयर कॉपी, मांगे फेयर कॉपी, निकुंज से। आगे देखिए, यारी जरा निभाएंगे, मौत तक रुकावट। ये सभी निमोनिक्स मैं आपको लिखवा चुका हूं, बता चुका हूं, ठीक है। तो मेरा हक बनता है, मेरा फर्ज बनता है बार बार यूज करने का। यारी जरा निभाएंगे, मौत तक रुकावट, राह पड़े तो यार सिदाग में कूद जाएंगे। ला हफ्ता, ला हफ्ता, वरना रे उस आयरन रोड से पिटाई और होगी। पिटाई किसी को खाना पसंद नहीं है, तो यार जल्दी से लिख लें, ठीक है। लिख लिया है। इसके बाद देखिए, मैंने आपको यह बताया था LA के बाद 14 मेंबर्स मिसिंग मिलते हैं। 14 एलिमेंट्स ऑफ F block are missing from D block, D block से मिसिंग मिलते हैं। किसके मेंबर से, F ब्लॉक के मेंबर से। इन मेंबर्स के बाद देखिए यहां पर इन केसेस में क्या इन्वॉल्व हो जाएगी, 4F इन्वॉल्व हो जाएगी। यहां तक तो बात बिल्कुल सही थी आपकी, इन केसेस में तो बात बिल्कुल सही थी। यहां तो आप इसे अप्लाई कर सकते हो। TS1 इज ग्रेटर देन TS2 इज ग्रेटर देन TS3। ये जो एक्सपेक्टेशन है यहां तो मीट हो जाएगी, यहां कोई लोचा नहीं है। एक्सपेक्टेशन यार यहां तो मीट हो जाएगी, यहां कोई लोचा नहीं है। ये जो एक्सपेक्टेशन थी, नीचे मूव करने पर साइज इंक्रीज होगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी, तो ये यार यहां तो वैलिड है, यहां तो वैलिड है, यहां कोई लोचा नहीं है। लेकिन इनके बारे में कुछ बताया था लास्ट सेशन में, इनके बारे में आपको कुछ बताया गया था, याद आया आपको? क्या बताया था? इन मेंबर्स में 4F इन्वॉल्व है। LA के बाद 14 एलिमेंट्स मिसिंग हैं F ब्लॉक एलिमेंट्स की, जो कि नीचे प्लेस्ड मिलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। और इन एलिमेंट्स के बाद जब आप देखिए, इन एलिमेंट्स की बात कर रहे होंगे, इनमें 4F इन्वॉल्व है।
4F इन्वॉल्व है। और 4F के इन्वॉल्व होने की वजह से, 4F के इन्वॉल्व होने की वजह से, ये देखिए ट्रांजिशन सीरीज 3 का मेंबर यहां नहीं मिलता है। 4F इन्वॉल्व होने की वजह से जिसका Z इफेक्टिव ज्यादा होगा वह तो यार ऊपर ही मिल रहा होगा। जी हां, 4F सबसेल इन्वॉल्व होने की वजह से पुअर स्क्रीनिंग और सिल्डिंग इफेक्ट होगा। Z इफेक्टिव क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा 4F इन्वॉल्व होने की वजह से। और यार ये Z इफेक्टिव इतना इंक्रीज हो जाएगा इस केस में, एक पर्टिकुलर ग्रुप में अगर आयोनाइजेशन एंथैल्पी को कंपेयर कर रहे होंगे तो ट्रांजिशन सीरीज 3 का वह मेंबर जिसमें 4F इन्वॉल्व है वह मेंबर सबसे ऊपर मिल रहा होगा, यहां मिल रहा होगा। इसके बाद, हाँ, इसके बाद साइज के अकॉर्डिंग आप आंसर कर सकते हो। यहां देखिए 4F की इन्वॉल्वमेंट की वजह से ऐसा होगा, इसका Z इफेक्टिव ज्यादा होगा। 4F की इन्वॉल्वमेंट की वजह से अगर यार Z इफेक्टिव ज्यादा होगा तो ज्यादा Z इफेक्टिव होने की वजह से ट्रांजिशन सीरीज 3 का मेंबर यहां देखिए टॉप में मिल रहा होगा। इसके बाद आप साइज के अकॉर्डिंग यहां पर आंसर कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे, ट्रांजिशन सीरीज 1 के मेंबर का साइज क्या होगा, छोटा होगा। ट्रांजिशन सीरीज 2 के मेंबर का साइज क्या होगा, बड़ा होगा। यहां से हम मूव करते हैं, साइज इंक्रीज होगा, साइज इंक्रीज होगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी। इन केसेस में 4F इन्वॉल्व नहीं है, तो 4F का लोचा जहां आएगा वहां देखिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यहां देखिए 4F का कोई लोचा नहीं है, यहां 4F इन्वॉल्व नहीं है, इसके बाद 4F इन्वॉल्व है, नहीं है, तो फिर देखिए जो एक्सपेक्टेड ऑर्डर था वही एक्सपेक्टेड ऑर्डर आपको मिल रहा होगा इन एलिमेंट्स के केस में। लेकिन इन एलिमेंट्स के केस में, इन एलिमेंट्स के केस में, यानी इन एलिमेंट्स के केस में, बेसिकली इन एलिमेंट्स के केस में लोचा होगा। क्या लोचा होगा, क्या केमिकल लोचा होगा, यार एक पर्टिकुलर ग्रुप में ट्रांजिशन सीरीज 3A है, इसके मेंबर की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा मिल रही है क्योंकि 4F इन्वॉल्व है। और 4F इन्वॉल्व होने की वजह से क्या होगा, पुअर स्क्रीनिंग सिल्डिंग इफेक्ट होगा, Z इफेक्टिव ज्यादा होगा। Z इफेक्टिव ज्यादा होगा तो यार ऐसे केस में, ऐसे हालात में हम बोल देंगे कि इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होगा। आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा ट्रांजिशन सीरीज 3 के मेंबर की होगी जो एक पर्टिकुलर ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। इसके बाद साइज के अकॉर्डिंग आंसर देंगे, मतलब ट्रांजिशन सीरीज 1 के मेंबर की आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी और सबसे कम किसकी होगी, इसका साइज बड़ा होगा, सबसे कम यार इसकी होगी, ट्रांजिशन सीरीज 2 के मेंबर की होगी। क्लियर है। तो यार ये देखिए हमने एक्सप्लेन किया 4F की इन्वॉल्वमेंट से, और ये हमने एक्सप्लेन किया साइज के अकॉर्डिंग। साइज इंक्रीज होगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो रही होगी। मामला क्लियर है। और यार ये तो मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था क्या, या लास्ट टू लास्ट सेशन में बताया था, लास्ट सेशन में ही बताया था आपको ये, इन मेंबर्स के केस में 4F इन्वॉल्व है जिस वजह से इनके साइज ऑलमोस्ट क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, कुछ केसेस में डिक्रीज भी कर जाएंगे। इस फिनोमिना का एक फेमस नाम मैंने आपको बताया था। क्या नाम बताया था, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। अरे भूल गए क्या, भूल गए क्या। इन केसेस में देखिए यार होगी लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। याद आया होगा शायद आपको, नहीं याद आया तो यार क्लास नोट्स देखिए, प्रीवियस लेक्चर की क्लास नोट्स देखिए। अगर वीडियो ही आपने अटेंड नहीं की है तो यार पहले वीडियो लेक्चर को अटेंड कर लो, ठीक है। यहां देखिए लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होगी, 4F इन्वॉल्व होगी जिसकी वजह से Z इफेक्टिव ज्यादा होगा। यहां देखिए यहां 4F इन्वॉल्व है, यहां देखिए 3D इन्वॉल्व है, यहां भी लोचा होगा। और लोचा कहां होगा, और लोचा कहां होगा, मार्क करता हूं, देखिए लेड के केस में लोचा होगा, यहां 4F इन्वॉल्व है, यहां तक 4F का इफेक्ट देखने को मिलता है, इसके बाद नहीं मिलता है, यहां तक ही मिलता है। याद रखेंगे यहां लोचा होगा, यहां लोचा होगा, यहां भी होगा और यहां भी होगा। ये मैंने स्टार मार्क कर दिया और पूरा प्योर प्रैक्टिकल डेटा आपके सामने है जो कि एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फेमस बुक से पिक किया गया है ये प्रैक्टिकल डेटा।
और यार ये बुक बिल्कुल शानदार है, परफेक्ट है। जैसे गीता, बाइबल, कुरान होती है, वैसे ही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे लिए जेडली बुक है। कौन सी बुक है? JDLW, नाम सुना होगा आपने। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आप इस बुक को यार फॉलो करना चाहते हैं तो फॉलो कर सकते हैं एनसीईआरटी के अलावा। एनसीईआरटी तो इंपॉर्टेंट है ही, ये बुक भी यार काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये टेबल आपको पीडीएफ नोट्स में मिल जाएगी, टेंशन मत लीजिएगा। अभी विजिबिलिटी कम है तो बाद में पूरी विजिबिलिटी के साथ आपको पीडीएफ नोट्स में मिल जाएगी। इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, रसायन लीला हमारा यार प्यारा सा टेलीग्राम चैनल है। इसके अलावा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, केमिस्ट्री ऑफिशियल YT चैनल के नेम से ही हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, केमिस्ट्री ऑफिशियल। ठीक है, ऑफिशियल लगाना ना भूलें, तभी आप टेलीग्राम ग्रुप पर लैंड कर पाएंगे, आपको पीडीएफ नोट्स मिल पाएंगे और यार मॉड्यूल भी आपको मिल पाएगा, आपको डीपीपीज भी मिल पाएंगे। टेलीग्राम चैनल पर सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। हमें फ्री एजुकेशन को सपोर्ट करना है, उम्मीद है आप भी यार फ्री एजुकेशन को सपोर्ट करना चाहेंगे और खूब सारी पढ़ाई करना चाहेंगे। तो चलिए यार मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को यहीं पर ही करते हैं एंड। अब यार कितने और लेक्चर आपको मिल पाएंगे मैं आपको बता दूं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से रिलेटेड एक लेक्चर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से रिलेटेड दूसरा लेक्चर, यानी टोटल आपको 2 और लेक्चर मिलेंगे। चलिए मिलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड विद मी, थैंक यू वेरी मच।